हेलो दोस्तों। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट चैनल में। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। देखो 2025 में किस तरह का पेपर आएगा सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, वो आपको मैं रिव्यू करवाने वाला हूँ। देख लीजिए, आपको इस टाइप ही आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको ऐसे ही अनुक्रमांक देखने को मिलेगा। जैसे अनुक्रमांक है, पृष्ठों की संख्या मिलेगी आपको, कोड होगा, आपका पेपर कोड होगा। और आपके जो ये 2025 के लिए सामाजिक वन केवल प्रश्न पत्र पूर्णांक आप जानते हो 70 नंबर का पेपर होगा टोटल। 30 नंबर का प्रैक्टिकल्स होते हैं। समय जो होगा 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, सामान्य निर्देश क्या, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र दो खंडों ए एवं बी में विभाजित है। खंड ए में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनका उत्तर ओएमआर शीट पर ही दिया जाना है। ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे नहीं काटें, नहीं इरेजर करें और नहीं व्हाइटनर का प्रयोग करें। ठीक है, और खंड ब में 50 अंकों का, इसमें वर्णात्मक 1 वर्णात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न है। ठीक है, और देखिए आगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। ठीक है, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, आवश्यक है। ठीक है, जैसे आपने मानचित्र को तो फिलअप कर लिया, लेकिन आपने अपनी कॉपी के साथ उसे सही से फिलअप नहीं किया, मतलब मजबूत से बांधा नहीं। ठीक है, दृष्टिबाधित जो जो हमारे क्या बोलते हैं, दृष्टिबाधित का मतलब ये होता है कि जिनकी रोशनी नहीं है आंखों की। ठीक है, परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देख लीजिए। खंड में आपने मैंने बताया था पहले खंड में क्या आने वाले हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो खंड है, देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए तथा अपनी ओएमआर शीट में लिखिए। ओएमआर शीट में लिखने का मतलब आपको ओएमआर शीट दी जाएगी, उसमें क्या करना है, सर्कल करना है। ठीक है, आपको ओएमआर शीट पे ही लिखना है। तो ओएमआर शीट आपको मैं दिखा दूं, इस प्रकार की आपकी ओएमआर शीट होगी। ठीक है, यहाँ आपको जो लिखने के लिए दिया जाएगा, आपके थोड़ा ऊपर का लिखने का तरीका अलग होगा पेपर का। जो आपको ओएमआर मिलेगी उसमें आपके सब्जेक्ट कोड सब कुछ दिखाया जाएगा। तो जैसे ये प्रश्न है, पहला प्रश्न है, और आपने पहला प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न आपको क्या दिया, पहला प्रश्न दिया आपको निरंकुशवाद का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। या ऑप्शन डी है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्य सत्ता पर अंकुश होता है। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 का ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, तो आप इसमें ओएमआर शीट में ए ऑप्शन को ऐसे फिलअप करेंगे। ठीक है, सर्कल को पूरा रूप से ब्लैक करेंगे। ठीक है, अभी आपने फिलअप कर दिया, देखो ये आपने फिलअप कर दिया। ये फिलअप करने के बाद नहीं तो इसे काटेंगे, नहीं इसे इरेज करेंगे। ठीक है, ये आपको बॉल पेन से करना है, ब्लैक एंड ब्लू से किसी से भी कर सकते हो, ज्यादातर ब्लैक से करना आप। तो इसे नहीं दूसरा सर्कल भरोगे, जैसा आपको लगा कि दूसरा उत्तर सही था, तो इस प्रकार नहीं करेंगे। ठीक है, और ना ही इसे काटेंगे, नहीं तो आपका जब भी गलत मान जाएगा। एक बार फिलअप हो गया उसे वैसे ही रहने दें। ये आपने ओमार भर लिया, ओमार भरना सीख लिया। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है इसमें। दूसरा प्रश्न आपको दिया है, दिखा दूं मैं आपको। दूसरा प्रश्न है, उदारवाद से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है निजी संपत्ति का भाव। ऑप्शन बी है राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी। ऑप्शन सी है व्यक्तियों की स्वतंत्रता, कानून की समक्ष समानता। ऑप्शन डी है कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। उस प्रकार तीसरा वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं, और मैंने सोशल साइंस का टोटल ही जो चैप्टर वाइज है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो करा चुका हूं। तो मेरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस पर जाकर देख सकते हो आप। इस प्रकार आपको चौथा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जमीन का एकीकरण से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, चोरी कांड कब हुआ था। छठा क्वेश्चन देखिए, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है। सातवां प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा किस प्रकार की भाषा है। आठवां प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न है आपके सामने, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, नहीं किया गया है। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई। ठीक है, 10वां प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, आपको विकल्प नीचे दिए गए हैं, तो उन्हें विकल्पों को करना आप। ठीक है,
जिसे हरा सोना किस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसके नीचे ही, आपको दिखा दूं मैं, थोड़ा देखने में प्रॉब्लम आ रही होगी, एक सेकेंड। 12% जैसे जलमंडल से कितना प्रतिशत है आपका, उससे दिया गया है, भूगोल से। उसी प्रकार आगे क्वेश्चन दिए गए हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं, देखो। और रबी फसल से है, रबी फसल बोने का समय और उद्योग चुना पत्ता कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा आधारभूत उद्योग है, सूचना अधिनियम कब पारित हुआ, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई। इन सभी क्वेश्चनों को मैंने बेहतरीन तरीके से आपको अपनी क्लास में समझा रखा है, लाइव क्लास में ही पढ़ाया है, उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है, आप इन सभी क्वेश्चनों को देख लें। जब एक देश में एक स्थान से दूसरे में व्याप्त किया जाए तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, और शिशु शिशु मृत्यु अनुपात, इस ऐसे वाले क्वेश्चनों को आप जरूर पढ़न करना है, इसी में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको वीडियो में मिल जाएगा। आगे आता है खंड व्यय। खंड व्यय में आते हैं आपके वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए। देखो पहला क्वेश्चन है, बीच में अथवा लिखा हुआ का मतलब है कि ये कीजिए, इससे वाला नेक्स्ट, यानी कि असहयोग आंदोलन के कारण था उसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए, या तो इस प्रश्न को कीजिए, इस प्रश्न को कीजिए, करना एक है इसमें। ठीक है, दूसरा प्रश्न उसी प्रकार है, गरीबों और बेरोजगारों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र के असल तमाम बाधक स्पष्ट करने। बीच में क्या दे रहा है आपको, अथवा दिया है, या तो आप ये क्वेश्चन कीजिए, या लोकतंत्र एवं उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है स्पष्ट का उल्लेख करें, या इस प्रश्न कीजिए, इन दोनों में से एक करना है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरे प्रश्न में इसी प्रकार करना है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हो, भारत के विदेशी व्यापार को किन्हीं दो विशेषताओं को बताइए। ठीक है, बीच में अथवा है आपका, यदि इसे कीजिए, यदि किसानों की सिंचाई और विपणन सुविधाओं उपलब्ध कराया जाए तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी। ठीक है, उसी प्रकार आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, वनों, ये वनों, ठीक है, वनों की हानि से क्या आशय है, वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख करना है आपको। ठीक है, किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख करना है। बीच में अथवा लिखा हुआ, या तो इस प्रश्न को कीजिए, या भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है, भूमि संसाधन को 3 महत्व बताइए। आपको चारों ही प्रश्न करने हैं, लेकिन चारों प्रश्न के साथ आपको ये 8 प्रश्न हो जाते हैं, 4 करने कुल मिला के इतना है, तो इनमें से एक कीजिए, इनमें से एक कीजिए, इनमें से एक कीजिए, इनमें से एक कीजिए। ठीक है, बाकी इच्छा जो आपको आता हो सही बेहतरीन तरीके से उसे कीजिए। और पेपर में ना आप राइटिंग का विशेष रूप से ध्यान रखें, राइटिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी है आपको, राइटिंग का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। आगे देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन में 5वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए, या ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण तथा उद्देश्य का उल्लेख कर ब्रेटन वुड्स ट्वीन किसे कहा जाता है, उत्तर लिखिए। ठीक है, 6 प्रश्न इसी प्रकार है, संघवाद क्या है, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, या आपको करना है, नारीवादी का क्या अभिप्राय है, भारत की विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। 7वां प्रश्न भी है, 7वां प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न है आपके सामने, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों के उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उसी प्रकार देखो आपने 7 प्रश्न है, आपको 8 प्रश्न दिए जाएंगे, 8 में से आपको 4 प्रश्न करने, कुल मिला के ये है। उसका अथवा देखिए, अथवा में क्या करना, उपभोक्ता के 3 अधिकारों का वर्णन कीजिए, या तो आप ये कीजिए, या 7वां प्रश्न का पहला प्रश्न कीजिए। उसी प्रकार 8वां प्रश्न आपके सामने है, भूमि किस प्रकार की अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन कीजिए, या ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसको कीजिए, जैव विविधता क्या है, ये मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। आगे आपके संबंधित है मानचित्र से संबंधित, देखो मानचित्र से संबंधित है, मानचित्र से संबंधित दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है, वह स्थान जहां सूती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ, वह स्थान जहां चोरी चारा कांड हुआ, आपको इस मानचित्र में दर्शाना है। ठीक है, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और 5वां क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, ये तो आपको करना है। ठीक है, और 9वें का ये देखिए, केवल दृष्टिवादी परीक्षाओं के लिए मानचित्र कार्य के रूप में विकल्प के रूप में
देखो जो बच्चे मानचित्र का उपयोग ना करेंगे, जो दृष्टिबाधित होते हैं वो मानचित्र का उपयोग ना करें, उनके लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, इनका क्या करना, आपको बस उत्तर लिखना, उत्तर कि ये सोती मिल के समय का सत्याग्रह कहाँ हुआ था, सत्याग्रह आंदोलन किस स्थान पर हुआ था, बस नाम लिखना, चौरीचौरा कांड का कहाँ हुआ था, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस जगह हुआ था, जलियांवाला बाग की घटना किस स्थान पर हुई थी, बस नाम लिखना है आपको दृष्टिबाधित वालों के लिए। ठीक है, उसी प्रकार देखो एक तो प्रश्न आपको ये मिलेगा 9वां, एक 9 में ये मिलेगा। ठीक है, ये दिए गए चित्र को भारत के मानचित्र पर दर्शाना है, दर्शाने वाले वे लोग हैं जो आंख से इस पर देख पाते हैं। ठीक है, जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो बस नाम लिखेंगे, बाकी लिखेंगे। ये क्वेश्चन है, देखो चिन्ह द्वारा दर्शाना है, पश्चिम बंगाल का एक समुद्री पतन बंदरगाह। ठीक है, तो ऐसे दर्शाना है, दे रखा आपको दर्शाने का चिन्ह, दर्शाने का चिन्ह दे रखा है। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी नगर इस चिन्ह द्वारा दर्शानी है, बाक्साइट उत्पादन का क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। ठीक है, वहां नाम भी लिखना है और इस प्रकार चित्र बनाना है। मैग्नीज उत्पादन का क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाना और नाम भी लिखना है। ठीक है, इस प्रदेश के 10 लाखी नगर इस चित्र से तो आपको दर्शाना उसमें, और बाकी नाम भी आपको लिखना है। ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए हो जो मानचित्र का उपयोग नहीं कर पाएंगे, उनके लिए उनका सिर्फ नाम लिखना है, ओनली नाम लिखना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के समुद्री पत्तन या बंदरगाह का नाम लिखना है, महाराष्ट्र की राजधानी नगर के नाम लिखने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन दिख जाएगा ना तब, हाँ अब दिख जाएगा। बाक्साइट उत्पादन के क्षेत्र का नाम लिखना है, मैग्नीज उत्पादन के क्षेत्र का नाम लिखना, इस प्रदेश के 10 लाख नगर का नाम लिखना। ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए हो जाता है, और आपके लिए तो ये है जो बच्चे देख पाते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए ये चीज है। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये सोशल साइंस का SST का पेपर देखने को मिल गया होगा, ये मॉडल पेपर है भाई, इसी को ये मत समझना कि यही पेपर आएगा। ठीक है, ये इस प्रकार का पेपर आएगा। ठीक है, तो आप इसकी बेस पे तैयारी कीजिए कि इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है। ये आपके सभी जो क्वेश्चन मैंने कराए ये एक गैस पेपर की तरह है, आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लें तो बेहतर होगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में, नए कंटेंट के साथ, नए पेपर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।